कमजोर शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजारों में शानदार रिकवरी। ब्याज दरों पर फेड के बयान से मिली राहत, लेकिन एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। चीन के कमजोर आंकड़ों से कच्चे तेल में तेज गिरावट। ओपेक की इमरजेंसी बैठक टलने की आशंका से भी कच्चा तेल टूटा। आज आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं। आवाज ब्रोकर्स में 100% लोगों ने कहा नहीं घटेंगी दरें। आज बाजार को डीएलएफ, ट्रॉन्सन ग्रीव्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज के तिमाही नतीजों का इंतजार। डीएलएफ के नतीजे कमजोर रहने का अनुमान। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स की जनवरी बिक्री रही उम्मीद से बेहतर, लेकिन एस्कॉर्ट्स ने किया निराश। और आज खुलेगा एचआर कंसल्टेंसी कंपनी टीम लीज का आईपीओ। 785 से 850 रुपीज का प्राइस बैंड तय। कल के सीमित दायरे के कारोबार के बाद आज है बाजार में बड़े एक्शन का दिन। एफआईएस की खरीदारी बरकरार, लेकिन क्रूड में गिरावट। तो आज है पॉलिसी का इंतजार और नतीजों पर रिएक्शन भी। तो एक्शन पैक दिन के लिए हो जाइए तैयार। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई। जी हां, 11 बजे आएगी क्रेडिट पॉलिसी और उससे पहले और उसके बाद किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और साथ ही आईनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन अब 2 दिनों से देखिए थोड़ा कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स का लौटता हुआ आ रहा है, क्योंकि एफआईआई के जो फिगर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि डीआईएस की तरफ से बिकवाली शुरू हो रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स इतने कमजोर नहीं है। एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से कल देखने को मिली। 150 अंक नीचे था डाउ, और आप देखिए बंद होते होते मात्र 17 अंक की नीचे जाकर बंद हुआ है, यानी 125 पॉइंट की स्मार्ट रिकवरी। कैसे ट्रेड करेंगे आज बाजार को? देखिए, दुनिया भर के बाजार पिछले वीकेंड की अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ा सा सीमित दायरे में वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसा कल भारतीय बाजारों में भी दिखा। तो इस वक्त एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मूड है। पॉजिटिव फैक्टर्स डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स का जो हाल है वो है, लेकिन साथ ही क्रूड के दाम फिर से जिस तरह से 5% गिरे हैं और वो आर्थिक मंदी के आशंका में गिरे हैं, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। तो यूं कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत न्यूट्रल से है, न बहुत पॉजिटिव न बहुत नेगेटिव। अब डेटा के लिहाज से क्या संकेत है वो थोड़ा सा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक 7500 का ब्रेकआउट देने के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त यहां पर बिताना चाहता है और नए ट्रिगर्स की तलाश कर रहा है। वो ट्रिगर्स या तो आपको ग्लोबल मार्केट से मिले या फिर हमारे अपने हो। हमारे अपने क्या हो सकते हैं? आज की क्रेडिट पॉलिसी। वैसे तो सबको उम्मीद है कि आज पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन किसी तरह का बदलाव हो जाए, कोई 1/4% की रेट गलती से आरबीआई गवर्नर काट दे तो वो बाजार में एक ब्रेकआउट दे सकता है। खास तौर से नहीं, काट ही दे। मैं काट ही दे। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच तो मान रहा है कि 1/4 बेसिस पॉइंट घटेगा। कल उनकी रिपोर्ट आई थी, तो ऐसा नहीं है सभी मंदी में है और सभी कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो कुछ लोग हैं जो दिल में होप्स लगाए बैठे हैं। तो अगर वैसा हो जाए तो 7600 के पार एक ब्रेकआउट की जो फिर से जरूरत है वो हो सकता है। खासतौर से बैंक स्टॉक्स जो काफी पिटे हुए हैं वो रुझान दिखा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 15,100 15,600 की है। इसके जिस तरफ बाहर निकले उस तरफ आपको एक कॉल बैंक निफ्टी पर लेना चाहिए। ये बैंक निफ्टी पर आए, जहां तक बाजार पर आए 7500 7600 जो कल की हमारी ट्रेडिंग रेंज है वो आज भी बरकरार। कल भी आपने देखा 7600 को एग्जैक्टली छूने के बाद बाजार वहां से कमजोर होते हुए दिखे, तो आज भी ट्रेडिंग रेंज वही है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इस रेंज के जिस भी तरफ बाहर निकले बाजार 100 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी में फटाफट अगले 1-2 सेशन में आते हुए दिखेगा, ये बात तय है। तो कुल मिलाकर इस रेंज के बाहर निकलने के लिए बाजार को कुछ न कुछ प्रयास जरूर करने होंगे। लेकिन अगर जब तक आप इस रेंज में हैं, चाल के विपरीत एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक होगा, यानी कि 7600 के नजदीक आप पहुंचे और पॉलिसी के बाद बाजार उन लेवल्स पर दिखे तो एक बार की प्रॉफिट बुकिंग कर लें या शॉर्ट पोजीशन बना लें 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और 7500 के आसपास पहले आए तो वहां पर खरीदारी कर लें। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये कहूंगा ज्यादा बेहतर है जब तक निफ्टी इस ट्रेडिंग रेंज में छोड़ दीजिए निफ्टी को, आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर दाव लगाइए, वहां पर एक्शन ज्यादा होगा, तेजी का बेहतर होगा। चलिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह से कल आपने नजर वहां पर बनाई थी और आपको फायदा हुआ। हमने देखा वही एक ऐसा सेक्टर था जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और बैंकिंग स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था कल के सत्र में। अनिल, 2 दिन से एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं, एक राहत की बात है। फरवरी का महीना जो है देखिए काफी पॉजिटिव चीजें लेकर आया है
और कल कच्चे तेल ने जिस तरह से तेज गिरावट दिखाई उसका ज्यादा रिएक्शन यूएस में भी नहीं देखने को मिला। तो खराब खबरों पे अब थोड़ा भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार थोड़ा कम रिएक्शन दिखा रहे हैं। आज के सत्र में ये बताइए एफआईएस के नंबर को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं, और डीआईएस जो बिकवाली कर रहे हैं इससे घबराने की जरूरत तो नहीं है? ज्यादा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब बाजार कमजोर होंगे तो डोमेस्टिक फंड ही आकर खरीदारी करेंगे। तो अगर 5% की तेजी निफ्टी में निचले स्तरों से हुई है और जनरली आप ये कहते हैं कि 20% की गिरावट के बाद एक चौथाई फिर से एक उसका करेक्शन आना चाहिए, तो काफी लोग ये मान रहे हैं कि 7,250 से 7,600 तक जो निफ्टी आया 5% की जो तेजी बनी है वो उसी का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर डोमेस्टिक फंड थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मूड नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, एफआईएस की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े आंकड़े आप देखना चाहते हैं कि 800,000 करोड़ की खरीदारी हो, उसके लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी ये बात कहूंगा कि अगर बाजारों में आज मजबूती रहनी तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये एफआईएस के आंकड़े होंगे, क्योंकि न सिर्फ कैश मार्केट में बल्कि अगर आप देखें तो वायदा कारोबार के आंकड़े और भी बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने खरीदारी की है, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने खरीदारी की है। हाँ, ये जरूर है कि 2,000 करोड़ के ऑप्शंस फिर से खरीदे, लेकिन ऑप्शंस में तो हर सीरीज की शुरुआत में आप बड़े एडिशन होते हुए देखते हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन हाँ, तीनों ही तरह के आंकड़ों में अगर एफआईएस की खरीदारी का है तो माहौल, तो इससे कम से कम ट्रेडर्स को एक बड़ा संकेत ये मिलता है कि निचले स्तरों पर एफआईएस की खरीदारी आएगी, और ऐसे में गिरावट शायद आपके लिए बहुत बड़ी ना हो। तो अगर आपको बड़ी गिरावट होने का अंदेशा नहीं है तो फिर आपके लिए तेजी करने का मौका बनता है, और उस लिहाज से शायद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ट्रेडर्स ज्यादा तेजी करते हुए। बिल्कुल, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए तेजी की साइड की। सिमी हमारे साथ अब जुड़ी हुई हैं। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कैसे अप्रोच करेंगी बाजार को? क्या ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है? गुड मॉर्निंग हेमंत, अनिल जी। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि निफ्टी में जो लास्ट डाउनस्विंग था करीब 1 जनवरी का निफ्टी का जो हाई था 7972, उस हाई से जो 7240 के आसपास जो लो बनाया था 20 जनवरी को, उस पूरा डाउनस्विंग का 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 7606 के आसपास है। कल का मार्केट में निफ्टी उस जगह पे गया था, पर वहां से सेल ऑफ अट्रैक्ट किया था। वो काफी एक्सपेक्टेड लाइन्स में ही हुआ था, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट अभी मिनिमम एक रेजिस्टेंस हो गया है। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 7590 से 7630 ये पूरा रेंज निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस एरिया है, और ये इसका इमीडिएट हाई भी है। मतलब अगर देखेंगे तो 14-15 तारीख को निफ्टी 14-15 जनवरी को निफ्टी करीब उसी जगह पे 7600 के आसपास कहीं बार हाई बना के नीचे आ गया था। तो वही निफ्टी का पहला पड़ाव है जो निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से निफ्टी के लिए ये उस रेंज को क्रॉस करना मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग जाने का सलाह नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि निफ्टी को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। नीचे 7500 से 7480 के बीच में सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो ठीक है, पर किसी भी कारण से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, मतलब क्रेडिट पॉलिसी के बाद कोई भी मेजर सेलअप अगर आता है और उस रेंज को निफ्टी तोड़ देता है, तो मेजर वीकनेस निफ्टी में वापस दिख सकता है। नहीं तो ऊपर में 7590 से 7630 का रेंज आ सकता है इंट्राडे में, और वही निफ्टी का रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी 7650 के ऊपर बंद नहीं कर रहा है, मैं वापस कोई बाई कॉल नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि जो भी मतलब शॉर्ट टर्म का जो लॉन्ग तक थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा, ये राय आती हुई सिमी की। लेकिन चोपड़ा साहब, आपकी क्या राय है? क्या हर गिरावट में अब खरीदारी का मौका है जब तक बाजार 7500 के ऊपर है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी वो समय नहीं है कि आप आउटराइटली जाके बाय करें। मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट अभी बाकी है। अगर आप डोमेस्टिक इंडिकेटर्स भी देखें, चाहे वो डीआईआई की सेलिंग हो, चाहे आप जो रिजल्ट सीजन है, अर्निंग सीजन है, वो जो चल रहा है, वहां पे भी मिक्स्ड बैग है। कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन है मार्केट्स में। आने वाली 1-2 तिमाहियों को लेके काफी कंफ्यूजन है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और जो गाइडेंस आ रही है कंपनियों की वो बहुत क्लियर नहीं है। ग्लोबली भी अगर आप देखें तो संकेत बहुत अच्छे नहीं है। चाहे आप जापान से देखें, चाहे आप चाइना से देखें, चाहे आप यूएस से देखें, इंटरेस्ट रेट्स अगर यदि बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी फर्दर ड्राई हो सकती है। चाइना से कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज आ सकती है। तो मैं कहूंगा काफी प्रिकैरियस सिचुएशन पर मार्केट अभी है, और रेंज बाउंड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। हम देख भी रहे हैं कि काफी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है, मगर ओवरऑल आउटराइटली बाइंग के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। चलिए, तो कॉशियस होना चाहिए आपको इस समय बाजार पर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। पूछेंगे दोनों ही एक्सपर्ट से कि कौन से वो शेयर हैं जो उनको पसंद है, नापसंद है, इन सब पर राय लेंगे कुछ ही देर में। लेकिन एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस समय? एफएनओ में हेमंत, कल निफ्टी में
तेजी की पोजीशंस बनी, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट्स बने हैं। वो थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगभग 2,40,000 शेयर्स नए जुड़े हैं। अब बैंक निफ्टी जब तक प्रदर्शन अच्छा न करे तब तक निफ्टी के लिए 7,600 के पार जाना मुश्किल है। तो या तो अगर आज पॉलिसी के बाद कुछ ऐसे पॉजिटिव संकेत जो आ जाए तो बैंक निफ्टी तेजी से उछल जाए, क्योंकि ओवरसोल्ड तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंडर परफॉर्म भी करा तो आज बैंक निफ्टी ज्यादा की ट्रिगर होगा बाजार के लिए, पहला संकेत ये है। दूसरी बात यह है कि जो पोजीशंस बनी है कल के सेशन में वो दो इंटरेस्टिंग लेवल्स पर बनी है वायदा कारोबार में। पहले तो 7,500 पर 8 लाख शेयर जुड़े हैं पुट में। इसका मतलब साफ है कि 7,500 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम आज फिर से कर सकता है। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे हैं उनकी तरफ से ये पोजीशन कटती हुई दिखेगी, तो उनका दबाव बढ़ेगा, हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है। दूसरी बात, 7,800 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल एक किसी स्ट्राइक प्राइस पर बनाए तो वो 10 लाख शेयरों का है, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर अब कॉल्स राइटिंग हो रही, नहीं कि 7,600 7,700 के लेवल पर, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो वायदा कारोबार के संकेत कमोबेश पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल वायदा कारोबार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जिस तरह से एशिया बाजार रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, चाइना अगर 1.5-2% मजबूत है, तो संभावना ये पूरी बनती कि एक बार फिर आप 7,600 की तरफ जाने की कोशिश करें। लेकिन जब तक ट्रेडिंग रेंज के बाहर आप क्लोज होते नजर आए तब तक एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि इंट्राडे में किसी भी तरह का आपको बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉसेज आपको जरूर पंच रखने होंगे, लेकिन हाँ, अगर 7,600 के पार अगर आप निकल जाएं, टिक जाएं, या जो कि सिमी कह रही 7,625 हो सकता है, 20-25 पॉइंट की बात अलग हो सकती है, तो वहां से 100-125 पॉइंट की तेजी बनने की संभावना पूरी तरह से नजर आती। तो देखना होगा, पॉलिसी के बाद शायद बाजार अपना डायरेक्शन पूरी तरह से तय करेगा। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी के ऊपर जैसा कह रहे हैं नजर रखिए, कल भी हमने देखा था कि 1640 करोड़ रुपए के आसपास की ग्रॉस डीआई की सेलिंग थी, और उसमें आईसीआईसीआई बैंक में करीब 350 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग डीआईएस ने करी है, और एसबीआई में भी करीब 200 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करी है। तो साफ तौर पर बैंक्स में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। एसबीआई के नंबर्स अभी आने हैं और आईसीआईसीआई के नंबर्स बेहद कमजोरी भरे रहे थे। देखिए, डेज लो पर जाकर इन स्टॉक्स ने कल के सत्र में भी समाप्ति दी है। ऐसे में आप कॉशियस रहने की राय तो दे रहे हैं विजय, लेकिन विजय कह रहे हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। विजय बताइए, कौन सा वो एक ट्रेड है जो आज आप बाजार खुलते ही लेना चाहेंगे या थोड़ी देर बाद लेना चाहेंगे? देखिए, मुझे आईडीएफसी बैंक अच्छा लगता है। कल उसमें तेजी देखने को मिली थी, करीब 55-56 के स्तर पर यह बंद हुआ था। मुझे लगता है कि ये 60-62 के स्तर के और बहुत जल्दी जा सकता है, मगर इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है 58 का एक स्तर है जो मैं देखूंगा। कारण इसका यह है कि जो एफडीआई लिमिट है वो बढ़ाने की बात करी है सरकार ने, तो जहां पे 49% था वहां पे लिमिट बढ़ने की बात है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है बैंक में। दूसरी बात यह है कि एक बिल्कुल क्लीन बुक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं, कहीं पे कोई एनपीएस का बैगेज नहीं है, एसेट क्वालिटी कंसर्न्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो यदि निवेशक इसको लेना चाहते हैं, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं और एक बहुत स्ट्रांग केस है। धीरे धीरे यह बैंक अपनी प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है और इनका रिटेल नेटवर्क भी बढ़ रहा है, कासा भी बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म पिक है मेरे हिसाब से। तो आईडीएफसी बैंक इज वन स्टॉक आई वुड वॉच फॉर टुडे। बेहतरीन तेजी कल के सत्र में भी देखने को मिलती है, 8% मजबूती के साथ दिन के हाईस पर जाकर बंद हुआ। तो ये वो स्टॉक है जिस पर विजय काफी बुलिश है। सिमी किस पर बुलिश है या बेरिश है, ये आपको बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि टॉप 5 कॉल्स क्या निकल कर आ रही हैं। 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। rajatbose.com के रजत बोस निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट जो उन्हें नजर आ रहे हैं 7533 के और उसके नीचे 7520 के। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7620 पर। वहीं ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया की भी राय बिकवाली की ही है। 7610 के स्टॉप लॉस से वो बेचना चाहते हैं निफ्टी को, 7480 का टारगेट। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा निफ्टी में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि 7700 तक के टारगेट अचीवेबल हैं, 7500 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। राय यहां पर खरीदारी की जय ठक्कर की तरफ से भी है, शेर खान के 7510 का स्टॉप लॉस और 7620 का लक्ष्य। मुनाक नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा का मानना है कि आज निफ्टी में खरीदारी का ही ध्यान रखना चाहिए आपको, और टारगेट जो वो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 7650 के। स्टॉप लॉस रखिए 7520 का। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की और 2 एक्सपर्ट शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। लेवल्स जो दिख रहे हैं, सपोर्ट दिख रहा है साफ तौर पर नीचे की तरफ 7500 के आसपास, ऊपर की तरफ 7625 7650 के लेवल्स हैं जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे वो टॉप 5 शेयर जिन पर आज होनी चाहिए आपकी नजर।
मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज के टॉप 5 ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से हैं। और सबसे पहले यहां पर सन टीवी पर रखी नजर एयरसेल और मैक्सिस केस में ईडी ने मारन बंधुओं को आरोपी बनाया है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और उसमें न सिर्फ मारन बंधु बल्कि सन डायरेक्ट का भी नाम है, तो ये एक नेगेटिव खबर इस शेयर के लिए। टीवीएस मोटर ने अपनी जनवरी बिक्री के जो आंकड़े पेश किए वो कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए और 12% का इजाफा उसमें देखने को मिला है, तो अच्छे नंबर्स के दम पर आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। मुनाफे से घाटे में आई हुई कंपनियों पर रखी नजर, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। अवान ऑफशोर ने नुकसान दर्ज किया है। सेंट गोबिन और ग्रेविटा इंडिया ये और दो ऐसी कंपनियां जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए हैं। और काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे से मुनाफे में आई हैं, वहां पर भी नजर रखनी चाहिए। डालमिया भारत शुगर पर नजर रखिए, तेजी देखने को मिलेगी आज यहाँ पर। एक और शुगर कंपनी EID पैरी में आज एक रैली देखने को मिल सकती है। केमिकल कंपनी तिरुमलाई केमिकल्स और शालीमार पेंट, इन दोनों को लगता है कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिला है। साथ ही गुजरात सिद्धि सीमेंट पर भी नजर रखिए, ये भी लॉस से प्रॉफिट में आई। ओके, और सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये स्टॉक रहेगा एक्शन में और यहां पर खबरें आ रही कि इनका जो रियल एस्टेट का कारोबार है उसके कंसोलिडेशन को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और अब ये बिजनेस बिरला एस्टेट के नाम से जाना जाएगा। तो सेंचुरी टेक्सटाइल में माना जाता है कि अच्छी खासी वैल्यू है रियल एस्टेट के कारोबार के चलते, तो एक वैल्यू अब अनलॉक होने का मौका आपके सामने आता दिखेगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सिमी भौमिक और साथ ही विजय चोपड़ा साहब, और अब राय ली जाए एक बार बैंक निफ्टी पर भी। सिमी, क्या बैंक निफ्टी के चार्ट्स ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं निफ्टी के मुकाबले में? और फिर यहां पर जब आप कह रहे हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन क्या बैंक निफ्टी को सीधे सीधे पॉलिसी से पहले शॉर्ट कर देना चाहिए? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी में वीकनेस तो है। कल का मार्केट में भी बैंक निफ्टी ने एक्चुअली शुरू में जब निफ्टी भी ऊपर खुला था तब भी बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस नहीं था और उसके बाद बैंक निफ्टी आके एकदम डे लो के आसपास बंद किया था, निफ्टी को खींचा नीचे। और आज के दिन के लिए मुझे लगता है कि 15,300 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर इससे नीचे जाके पॉलिसी से पहले ही बैंक निफ्टी मेंटेन करने लगेगा तो 15,100 से 850 का रेंज इसमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, पर वही एक सपोर्ट एरिया होगा। और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा तो शायद एक रैली देखने को मिल सकता है, पर बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी भी इसको टाइम लगेगा। मिनिमम 15,100 से 14,950 का रेंज नीचे एक्सपेक्ट कर रही हूं मैं आज के लिए। वो एक मेजर सपोर्ट एरिया होगा। अगर वो सपोर्ट टूट गया तो फ्रेश वीकनेस बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। पर ऊपर में 15,600 से 15,650 के ऊपर जाने के बाद अगर ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेंटेन करता है वहां पे, तो शायद वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन लेके देखा जा सकता है। नहीं तो सेल ऑन रैलीज का स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी अपनाना चाहिए। सेल ऑन रैलीज की रणनीति बैंक निफ्टी में आपको अपनानी चाहिए। सिमी से अब ये जानते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है जिस पर वो बुलिश या बेरिश है। विजय ने तो कहा कि IDFC बैंक पर वो बुलिश है। सिमी, आप एक ट्रेड अगर आज लेना हो सुबह बाजार खुलने के बाद तो किस तरफ लेंगी और कौन से शेयर में? देखिए हेमंत, मैं 2-3 स्टॉक मेरा रडार में है। एक तो रेलवे सेक्टर एक्चुअली जो इंडेक्स के साथ नहीं है और मैंने कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप चुना है मेरे क्लाइंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए भी। एक तो बजट से पहले मुझे रेलवे स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा है टेक्निकली भी, और मुझे लगता है कि टीटागढ़ वैगन्स और टेक्समैको रेलवेज ये दोनों का चार्ट काफी शानदार है और जो रैली रिसेंट पास में देखा गया है वो रैली मेंटेन होगा बजट तक, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। टीटागढ़ वैगन्स के लिए मेरा टीटागढ़ वैगन्स और टेक्सटाइल दोनों के लिए ही मेरा टारगेट 165 से 170 का है बजट के आसपास का टाइम पर। इंट्राडे का अगर टीटागढ़ वैगन 140 के ऊपर मेंटेन करता है तो खरीदना चाहिए। इंट्राडे का टारगेट 149 से 151 तक हो सकता है। और दूसरा स्टॉक जो है मेरा टेलीकॉम सेक्टर से है, टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें मुझे लगता है कि कल एक शानदार रैली देखा गया था। 410 के आसपास 400 के ऊपर जाके बंद किया था। इसमें भी मैं एक लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रही हूँ इंट्राडे के लिए, जिसका टारगेट 417 से 420 का हो सकता है। इंट्राडे में स्टॉप लॉस 404 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों ही मेरा बाई कॉल ही है। ओके, तो दोनों में खरीदारी करने की राय। टाटा कम्युनिकेशन और जो स्टॉक काफी अच्छे एक्शन में रहा, मेरे ख्याल से आज नतीजे आने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशन के।
तो उस लिहाज से भी एक्शन यहां पर रहने वाला है और रेलवे स्टॉक्स पर रहे आप बुलिश। वक्त एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे कल बाजार बंद होने के बाद आए हुए नतीजों पर, क्या होगा आज वहां एक्शन, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, सिमी भौमिक और विजय चोपड़ा। एक बार फोकस कर लेते हैं नतीजों पर। टेक महिंद्रा बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं कल, और वैसे देखा जाए तो नतीजे थोड़े से उम्मीद से कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन काफी कुछ मंदी की पोजीशन टेक महिंद्रा में बनी भी है। ये बताएं नतीजों के बाद क्या अगर कमजोर खुले तो खरीदारी का मौका होगा, क्या करेंगे चोपड़ा साहब, आपकी राय लेना चाहता हूं। मैं वेट करूंगा, मुझे लगता है कि 470 का एक लेवल है जो कि मैं वॉच करूंगा इसमें। मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी बन सकती है 20-30 रुपए की, और वहां पे एक अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो बनाई जा सकती है विद शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, मगर मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोरी जरूर बनेगी। थोड़ी कमजोरी हो सकती है, 470 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, जल्दबाजी यहां पर अभी नहीं करनी चाहिए। टीवीएस मोटर अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए हैं, जो बिक्री के आंकड़े कल बाजार बंद होने के बाद आए उसमें देखिए सेल्स जो है वो 12% बढ़ी है। सिमी चार्ट्स कैसे लगते हैं टीवीएस मोटर के? कल भी हमने देखा था मजबूती देखने को मिल रही थी इस शेयर में, करीब 1% ऊपर जाकर बंद हुआ था। जी हेमंत, चार्ट्स काफी शानदार है और मुझे लगता है कि आज का रिजल्ट के बाद अगर मोमेंटम मेंटेन्ड होता है तो 310 का एक पहला पड़ाव है जो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इनफैक्ट रिसेंट पास में मैंने कई बार देखा है कि ये स्टॉक 300 से 310 के बीच में जाता है पर वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है, तो इस बार उस रेजिस्टेंस को पार करना बहुत जरूरी होगा। इसका जो मतलब जो मोमेंटम है उसको मेंटेन करने के लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये एटलीस्ट लास्ट सितंबर अक्टूबर से इसका मतलब लास्ट एक साल नहीं 2014 का सितंबर अक्टूबर से मैंने देखा है कि ये स्टॉक 310 से 300 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, और इस बार उसी के आसपास रिजल्ट निकला है। रिजल्ट अच्छा है, उस रेंज को पार करना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए जो मतलब पोजीशन लेना है उसका टारगेट 310-12 का ही रखना चाहिए, उससे ऊपर जाके मेंटेन करेगा तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त टीवीएस मोटर्स पर। लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन रह सकता है। खबर काफी बड़ी आती हुई दिख रही है क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार का कंसोलिडेशन करने का इरादा है मैनेजमेंट का। हमने देखा था पहले कुमार मंगलम बिरला ने यहां पर स्टेक भी बढ़ाई थी वारंट्स के कन्वर्जन के जरिए, और अब बिरला एस्टेट के नाम से इसके रियल एस्टेट कारोबार को अलग किया जा सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग का एक मामला हो सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल, चोपड़ा साहब क्या करेंगे, खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर? वैल्यू है इस शेयर में? मुझे लगता है बिल्कुल वैल्यू है और खरीदारी कर सकते हैं विद शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन होगा तो ये स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, मगर अगर कोई भी इन्वेस्टर विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें बना रहना चाहता है तो किसी भी गिरावट में इसको जरूर खरीदें। वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत क्लियर केस है, और सेकेंडली मैनेजमेंट स्ट्रांग है। स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। अगर आप देखें लगभग 790-800 के स्तर तक ये ट्रेड करता था कुछ महीने पहले, और अब इसमें अच्छी करेक्शन हो चुकी है। किसी भी गिरावट के बाजार में इसको लेके रखा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो के लिए, और मुझे लगता है कि अगर कोई इसको 18 महीने से 2 साल तक इसको होल्ड करे तो 650-700 का भी हिस्सा इसमें देखा जा पाएगा। 650-700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति विजय आपको यहां पर सुझा रहे हैं। अब सिमी से जानते हैं स्कॉट्स, इसके नंबर्स के बाद इस शेयर को आज किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। कमजोर नंबर्स आए और एक्सपेक्टेशंस भी कुछ खास थी नहीं दरअसल स्कॉट्स से। ट्रैक्टर की बिक्री देखिए 7% घटी है कल बाजार बंद होने के बाद। जनवरी की बिक्री के आंकड़े आए। सिमी, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? हेमंत, एक चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर 135-34 का रेंज ये स्टॉक जाके सस्टेन नहीं होल्ड नहीं करेगा उसके ऊपर तो इसमें फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक जाके 130 के नीचे सेटल कर सकता है। 134 से नीचे मेरे ख्याल से इसमें इंटरडे के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, जिसका टारगेट 129 से 127 का होगा। मेजर सपोर्ट 125 के आसपास है, और क्योंकि वो रिसेंट लो भी है, 20 जनवरी का लो है इसका, 124 के नीचे इसमें मेजर वीकनेस वापस पैदा हो जाएगा। फिलहाल इंट्राडे के लिए 134 का लेवल ही काफी है, उससे नीचे मेंटेन करेगा तो एक बार शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके देखना चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त एस्कॉर्ट्स पर। थोड़े से ढीले नंबर्स रहे सेल्स के, लेकिन अब हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सुमित, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या संकेत है वायदा कारोबार से, कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को आप?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जहां तक मार्केट्स का सवाल है, देखिए निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया हुआ है पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर। निफ्टी के अंदर हमने देखा है कि नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा पुलबैक हमको देखने को मिल चुका है। अभी इमीडिएटली देखेंगे तो 7600 एक इमीडिएट हर्डल और एक रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर 7600 निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर एक ऊपर में 100 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है। और नीचे में जो इमीडिएटली एक सपोर्ट मुझे मेजर तो दिख रहा है 7400 का, बट एक टेक्निकल लेवल पे 7470 480 का एक सपोर्ट भी दिख रहा है। तो अगर एक कोई ट्रेड लेना हो यहाँ पे, तो आई थिंक निफ्टी के अंदर अगर कोई इंट्राडे में डिप मिल जाता है 20-30 पॉइंट्स का, तो वो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 7530 7540 के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 7480 का। और पहला पड़ाव जैसे कि मैंने कहा 7600 गया, तो पहला टारगेट 7600, उसके बाद 7650 हो सकता है इंट्राडे में देखने को मिल जाए अगर 7600 ब्रेक करेगा तो, वरना 1 से 2 दिनों में ये टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिनों में ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 7600 7650 तक निफ्टी जा सकता है। सन टीवी, इस पर भी एक राय लेना चाहता हूं। सिमी, चार्ट्स पर देखकर बताइए ये कैसा लगता है। कई दिनों से ये कंपनी मुश्किलों में है। ईडी की जांच चल रही थी, सीबीआई की जांच चल रही थी। अब ईडी ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो अपनी चार्जशीट फाइल करी है, उसमें एयरसेल मैक्सिस मामले में इस कंपनी का नाम है, सन डायरेक्ट का नाम है, मैनेजमेंट का नाम है। ये बताइए आज ये शेयर कितना कमजोर हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए? देखिए, कल ही इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा गया था और ये स्टॉक 375 के आसपास आके बंद भी किया था। मुझे लगता है कि आज का लेवल काफी क्रूशियल होगा। अगर 370 371 का जो लो कल इसने बनाया था, अगर वो मतलब वो लो अगर टूट जाएगा तो इसमें वापस वीकनेस आ सकता है। 371 से नीचे जाने के बाद ही मैं सेल कॉल दे रही हूँ, जिसका टारगेट 362 से 355 का होगा। चार्ट में वीकनेस नहीं है, पर कल ऊपर का लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा गया था, तो हो सकता है आज का न्यूज के बाद ये स्टॉक आके 362 से 55 के बीच में आके सेटल कर सकता है, ऐसा लगता है। उतना सा टारगेट मैं दे सकती हूँ इंट्राडे में, पर 371 के नीचे ही मैं सेल इनिशिएट करने के लिए कहूंगी। फंडामेंटली आपकी क्या राय है? अब अगली तारीख जो इम्पोर्टेंट है इस कंपनी के लिए वो 6 फरवरी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो चार्जशीट है उसके ऊपर स्पेशल 2G कोर्ट सुनवाई करेगा। आप ये बताइए आप क्या राय रखते हैं सन टीवी पर? मैं ये कहूंगा हेमंत की थोड़ा दूर रहना चाहिए। जो भी कंट्रोवर्शियल काउंटर्स हो जाते हैं, ये कंपनीज हो जाती है, तो उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है, जो मैनेजमेंट है कंपनी की, उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रोब चल रहा है, और अगर ये प्रोब कहीं प्रूव हो जाता है तो नो डाउट कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर काफी सवालिया निशान लग जाते हैं। तो प्रोबेबली एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एक ठीक ठाक इनका नेटवर्क है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ठीक है, बट अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्टिव हो सकता है। और जब तक कंट्रोवर्सीज में रहती है कोई भी कंपनी, बेहतर है कि उससे दूर रहें। और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल जहां पर निवेश किया जा सकता है। ओके, तो फिलहाल दूर रहने की राय सन टीवी से। लेकिन बैंक निफ्टी, सुमित, इस पर आपसे राय ली जाए, वहां पर क्या संकेत हैं? और पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी को पुट या कॉल ऑप्शन के जरिए कोई ट्रेड बनता है आज, जो पहले लिया जाए 11 बजे से पहले? अनिल जी, बैंक निफ्टी में तेजी क्लियर नहीं हो रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो वीकनेस दिखा रहा है। अगर इसमें तेजी करनी है तो ये जब तक ये 15,500 550 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसके अंदर तेजी नहीं करनी चाहिए। इमीडिएटली अगर देखेंगे तो 15,300 और 15,100 ये लेवल्स है जहां पे एक बार बैंक निफ्टी होल्ड कर सकता है। तो एक बार इंट्राडे में 1 से 2 घंटे वैसे भी आरबीआई पॉलिसी है, तो इसको क्लियर डायरेक्शन मिलने दीजिए। मेरे हिसाब से प्योरली एट प्रेजेंट तो सेल का कॉल रहेगा, बट अगर 15,550 क्रॉस कर देता है, अगर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आ जाते हैं पॉलिसी के अंदर, तो फिर इसमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है और एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है 15,500 550 के ऊपर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 550 ब्रेक करेगा तो ऊपर में 15,800 15,900 तक की रैली दिखाएगा, यानी 700 से 800 पॉइंट की रैली दिखा सकता है। बट ये 15,500 ब्रेक होने के बाद ही बाय करना चाहिए। अगर 15,500 का ट्रिगर आ जाता है इंट्राडे में तो 15,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक फिलहाल सेल साइड का व्यू 15,100 और 14,900 तक शायद देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। अबान ऑफशोर, सिमी, इसके चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है? ये कमजोर नंबर्स पेश किए हैं। मार्जिन 58% से घटकर 50% हो गए, यानी 8% मार्जिन में बड़ा कट देखने को मिला है। टॉप लाइन देखिए 27% घटी है। फाइनेंस कॉस्ट अभी भी चिंता का विषय है। अबान ऑफशोर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए?
देखिए इम्पोर्टेंट तो है, ये एक्चुअली चार्ट ही काफी वीक है, इसमें कुछ मतलब लॉन्ग साइड पे कोई ट्रेड तो सजेस्ट किया ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक जो रिसेंट लो इसने बनाया था कुछ दिन पहले, वो लो अगर तोड़ देता है, 175 के आसपास लो था, वो 20-21 तारीख के आसपास ये स्टॉक बनाया था, वो 75 का लो अगर टूट गया तो इसमें फ्रेश वीकनेस पैदा हो जाएगा। फिलहाल ये 190 के आसपास कल क्लोज किया था और 187 के नीचे इसमें इंट्राडे के लिए सेल करने का सलाह मेरा होगा, जिसका टारगेट 175 का होगा। 188 से नीचे 175 के नीचे अगर निकल जाए, अगर क्लोज भी हो जाए तो इसमें फ्रेश वीकनेस भी पैदा हो जाएगा। वीक है चार्ट। ओके, मैं स्टॉक फ्यूचर्स की आपकी पिक्स देख रहा था सुमित, और आपने अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की राय दी है, बताएं इसके बारे में। जी हाँ अनिल जी, अंबुजा सीमेंट पैक में आप देखेंगे तो पिछले 2 से 3 दिनों में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अगर आपने एसीसी को देखा होगा तो 60 से 70 रुपए भाग गया। अल्ट्राटेक स्ट्रांग दिख रहा है, अंबुजा भी नीचे के लेवल से रिकवरी दिखा रहा है और 190-191 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि ऊपर के अंदर ये 210-215 के लेवल्स हमको इजीली दिखाएगा। पिछले 3 दिन से तेजी आ रही है और इसने जो लास्ट टाइम का 1 हफ्ते पहले का टॉप बनाया था उसको निकाला है अंबुजा सीमेंट ने। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू करेगी और इमीडिएटली हमको 210 से 215 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अंबुजा सीमेंट के अंदर 199, 197 ये लेवल के बीच में अगर मिल जाता है आज तो बाई कर ले। स्टॉप लॉस 193 का, ऊपर में इमीडिएटली 210 और 215 के टारगेट्स हमको 2-4 दिनों में ही देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट की खरीदारी की राय सुमित की तरफ से। सुमित के और भी काफी सारे पिक्स हैं, ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे कौन से वो शेयर हैं जहां पर वो बुलिश या बेरिश हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स कंपनियां देखिए काफी कमजोर प्रदर्शन दिखा रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने गति की तरफ से देखा था खराब प्रदर्शन आता हुआ, कल बाजार बंद होने के बाद वीआरएल लॉजिस्टिक्स के भी कमजोर नतीजे आए। कैसे अप्रोच करें वीआरएल लॉजिस्टिक्स को, फंडामेंटली कैसा लगता है ये शेयर, अब इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने। और बता दें आपको, देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज सर्विसेज का आईपीओ आज से खुल रहा है और इस इश्यू के लिए टीम लीज ने 785 से लेकर 850 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी इस इश्यू से 425 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने कल 850 रुपए के ऊपरी बैंड पर 190 करोड़ रुपए जुटाए हैं। टीम लीज सर्विसेज के चेयरमैन मनीष सबरवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, आईपीओ के बाद कंपनी विस्तार पर फोकस करेगी और आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी बनेगी। 150 करोड़ कंपनी में जाएगा और बाकी 300-350 करोड़ हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो एग्जिट कर रहे हैं। जो 150 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट कंपनी के अंदर जाएगा वो बेसिकली हमारे एक्विजिशंस, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। आने वालों सालों में हम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन सकते हैं, हम इंडिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बन सकते हैं और एक्चुअली विश्व में सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि आजकल विश्व में सबसे बड़ी कंपनी एडेको है, उनके पास 8 लाख बच्चे हैं। अगर हमारे पास 5% ऑफ इंडियाज मार्केट हो, हम उनसे बड़े होंगे। तो ये है आईपीओ जिस पर काफी एक्शन रहने वाला है, काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा भी लगाया है और ग्रे मार्केट में लगभग 240 रुपए के आसपास के प्रीमियम पर कारोबार भी होता हुआ दिख रहा है। चोपड़ा साहब, ट्रैक किया है आपने इस आईपीओ को, पैसा लगाने की राय होगी? मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और करंट मार्केट सिचुएशन में जहां पर काफी मूड सप्रेस्ड है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मगर आईपीओ का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, पास में हमने देखा है काफी ब्लॉकबस्टर आईपीओ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। तो थोड़े से कॉशियस हैं पर हमारे एक्सपर्ट विजय यहाँ पर। लेकिन काफी सारी कंपनियां हैं जो देखिए घाटे से मुनाफे में आई हैं। विजय बताइए, इन कंपनियों के नाम सुनकर कोई कंपनी आपको पसंद आ रही है क्या? इसमें से डालमिया भारत शुगर, EID पेरी, ये 2 चीनी की कंपनियां हैं। पेंट और केमिकल कंपनियां देखिए, शालीमार पेंट, थिरुमलाई केमिकल्स और साथ ही गुजरात सिद्धि सीमेंट, ये कुछ कंपनियां हैं जो लॉस से प्रॉफिट में आई हैं। फंडामेंटली किसी कंपनी को आपने ट्रैक किया है जो आपको लगता है अच्छा बाय कैंडिडेट है, आज भी तेजी देखने को मिलेगी जहां पर? देखिए, ओवरऑल शुगर सेक्टर पे मेरा काफी व्यू चेंज हुआ है पिछले 6 महीने में और मुझे लगता है कि एज अ सेक्टर जो काफी टाइम से एक लैगार्ड था, काफी सालों से लैगार्ड था, अब उसमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है। तो शुगर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, मुझे लगता है उनको अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कच्ची शुगर का जो भाव है वो भी बढ़ रहा है और मुझे लगता है रिटेल प्राइसेस में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। बहुत सालों से सप्रेस्ड है सेक्टर, तो शुगर रिलेटेड कंपनीज पर जरूर मेरी नजर रहेगी। तो शुगर शेयरों पर यहां पर खरीदारी करने की राय। शुगर शेयर जरूर चार्ट्स पर मजबूत है और हर गिरावट के बाद एक अच्छा उछाल दिखाते भी हैं। लेकिन
जो स्टॉक्स कल खबरों के दम पर एक्शन में थे उनमें एक है हीरो मोटोकॉर्प। कल बाजार बंद होने के बाद जो जनवरी की बिक्री के आंकड़े हैं, मामूली सी बढ़त है। 5,63,000 यूनिट्स हीरो मोटोकॉर्प ने बेची है 5,58,59,000 के मुकाबले में, तो मामूली सी बढ़त है। हीरो मोटोकॉर्प किस तरह की पोजीशंस बनी है वायदा कारोबार में सुमित, और क्या ट्रेड करना चाहिए? देखिए, उसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, और पिछले कई दिनों से देखेंगे तो एक दबाव भी बड़ा पड़ रहा है हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर, बट नीचे से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आई थिंक फ्रेश तेजी के लिए 2600 का लेवल जैसे ये ब्रेक करेगा तो तेजी करना चाहिए। फिलहाल एक बार देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये 50 से 60 रुपए का करेक्शन दे दे। बड़ा करेक्शन तो नहीं दिख रहा मुझे हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, बट एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 2470 2480 तक के लेवल्स के लिए आ सकता है। तो प्योरली अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे के लिए या 1 से 2 दिन के लिए, तो शायद इसके अंदर एक 2580 के स्टॉप लॉस से सेल बना सकते हैं। टारगेट 2470 2480 प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ये कॉल ट्रेड किया जा सकता है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। ओके, चलिए, तो बहुत ही ठंडे से नंबर्स थे, यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है, पैसा हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं। हालांकि बाजार में कुछ एक्सपेक्टेशंस भी खास थी नहीं इन नंबर्स से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ स्टॉक्स और आपके सामने हाजिर करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने पेश करेंगे, जहां पर आज खुलने के साथ ही एक्शन देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप इस समय देखिए बजाज ऑटो की बिक्री के आंकड़े आते हुए 3 व्हीलर्स की जो बिक्री है वो 2% घटी है। एक्सपोर्ट्स की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कुल बिक्री देखिए 2% बढ़ी है, करीब करीब 2.93 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। कैसे लग रहे हैं विजय आपको ये बिक्री के आंकड़े, और बजाज ऑटो का शेयर आज किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? देखिए, सारे आंकड़े जो आ रहे हैं, चाहे हीरो मोटोकॉर्प लीजिए चाहे बजाज ऑटो लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबड्यूड है। 2-3 मेजर कारण है कि जो रूरल डिमांड है वो पिकअप नहीं हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। चाहे वो FMCG कंपनीज हो, चाहे वो 2 व्हीलर कंपनीज हो, चाहे वो छोटी मझोली जो गाड़ियां, मारुति उद्योग जैसी कंपनी ने भी देखा कि ऑल्टो और वैगनआर की सेल्स में काफी डिक्लाइन आया है। मुझे लगता है कि जो लोअर स्ट्राटा है और जो रूरल डिमांड है वहां पे कहीं ना कहीं धीमापन है। इसके चलते इन कंपनियों के रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। बजाज ऑटो थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि संभवतः यह आपको 2250 का स्तर भी दिखाए, और वहां से मैं कहूंगा कि हो सकता है स्टॉक स्टेबलाइज करे। और एक्सपोर्ट का नंबर देखिए बेहद कमजोरी भरा है, और एक्सपोर्ट के आंकड़े पिछले कई महीनों से लगातार कमजोरी वाले ही आ रहे हैं। तो फिर सुमित ये बताइए किस तरह की पोजीशंस अब तक यहां पर बनी हुई हैं, और आज बजाज ऑटो के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? हेमंत, सेम वैसे ही जैसे हमने हीरो मोटोकॉर्प के लिए कहा, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर और वैसा ही पैटर्न बजाज ऑटो के लिए है। इसके अंदर भी एक शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला है कल के सेशन में भी, और ऑन द स्पॉट अगर अभी ट्रेड देखने जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हीरो मोटोकॉर्प में छोटा सा एक रेंज में एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, सेम उसी तरीके से बजाज ऑटो के अंदर भी एक स्मॉल करेक्शन देखने को मिल सकता है। बड़ी करेक्शन तो लग नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने पिछले कई 2-3 महीनों से ये कंटिन्यूसली करेक्शन दिया हुआ है, इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से। तो अभी ये निचली लेवल पे सस्टेन कर रहा है 2200-2250 के लेवल पे, और ऊपर में इसका रेजिस्टेंस बन रहा है 2380-2400 के आसपास। 2330 कल का क्लोजिंग है। मेरे ख्याल से एक बार यहां से एक स्मॉल करेक्शन बन सकता है, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 2280-2270 तक के लेवल दिखा सकता है। तो प्योरली अगर ट्रेडिंग व्यू लेना हो, 1 या 2 दिन का ट्रेड करना हो, तो जब तक ये 2380 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, एक बार 2330 से 2350 के बीच में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 2280 से 2270 ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है बजाज ऑटो के अंदर। चलिए, तो एक्सपोर्ट्स में गिरावट का असर दिखेगा बजाज ऑटो के शेयर पर। फिलहाल वक्त है विजय चोपड़ा साहब से इजाजत लेने का। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ मार्केट काउंटडाउन में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कार्यक्रम में शामिल होंगे, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हम आपके लिए बाजारों की शुरुआत। प्री ओपनिंग सेशन में बताएंगे कैसे खुलेंगे बाजार। SGX निफ्टी खरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखा है। एशियाई बाजारों में मिला जुला लेकिन तेजी की तरफ थोड़ा कारोबार होता हुआ दिखा है। रुपए की ओपनिंग पर भी होगी नजर। साथ ही लेकर आएंगे तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।